गुड इवनिंग बच्चों। चले बेटा, जो आपका आज FST 62 हुआ है उसका बेटा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सिंह सर के इस मिशन के साथ पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। ठीक है भाई, तो चलिए बेटा सिंह सर के इस मिशन के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 IUPAC का क्वेश्चन है। आपको देखो एक ये स्ट्रक्चर दिया है, नेम पूछ रहा, ठीक है ना। तो अगर बेटा इसका हम लोग नाम लिखें तो देखो इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 5 6। तो देखो बेटा क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 क्लोरो 3 5 डाई नाइट्रो और बेटा NH2 है तो क्या हो जाएगा, एनिलीन। यहां पर देखो एनिलीन जैसा वर्ड बेटा है ही नहीं, तो ये बेटा आपका गलत है। एनिलीन को आप बेंजीन एमीन भी कह सकते हो, ठीक है। तो 2 क्लोरो 3 5 डाई नाइट्रो एनिलीन बोलो या फिर बेटा बेंजीन एमीन बोलो। तो पहला स्टेटमेंट बेटा गलत है। दूसरा देखिए, वंस अगेन 1 2 3 4 5 6। तो अल्फाबेटिक बेटा इथाइल पहले आता है, तो क्या नाम होगा, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। तो ये बेटा नाम आपका करेक्ट है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो आंसर इज 3rd। नेक्स्ट देखिए, आइसोमेरिज्म का मैचिंग का क्वेश्चन है। प्रोपेना एमीन प्राइमरी एमीन, एन मिथाइल एथना एमीन सेकेंडरी एमीन। ठीक है ना। तो देखो बेटा ये प्राइमरी एमीन है, ये बेटा सेकेंडरी एमीन है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में बेटा कौन सी आइसोमेरिज्म होती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो देखो बेटा ए का क्या हो गया, 3rd। अगला देखिए, हेक्सेन 2 ओन हेक्सेन 3 ओन, ठीक है ना। तो देखो बेटा हेक्सेन 2 ओन हेक्सेन 3 ओन दोनों में बेटा क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है, मेटामेरिज्म भी है, लेकिन हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, मेटामेरिज्म को। तो बेटा बी का आंसर 1st। फिर देखो एथेनामाइड, ये बेटा एथेनामाइड है, ठीक। और हाइड्रोक्सी एथेनामीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। देखो बेटा ये क्या है, एथनीमीन है ना, ठीक है, ये इमीन है, ठीक। अब यहां पर बेटा OH है, ये आपका इतना इमीन है। अब देखो इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म दिख रही है, देखो बेटा हुआ क्या, इसके रिस्पेक्ट में देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इसका अल्फा हाइड्रोजन बेटा यहाँ ट्रांसफर हो गया, कौन सी आइसोमेरिज्म बेटा, टाटोमेरिज्म, ठीक है ना। तो देखो ये कीटो फॉर्म है, ये बेटा आपके इमीन फॉर्म है। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन बेटा इसके पास आ गया, इसको कहते हैं टाटोमेरिज्म। तो सी का बेटा क्या हो गया, 4। आर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल। सबको मालूम है बेटा इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म। NO2 देखो बेटा एक में बेटा 2 नंबर पर है, एक में बेटा 4 नंबर पे। तो D का बेटा क्या हो गया, 2nd। देख लो कौन सा आंसर है, A का 3rd, B का 1st, C का 4, D का 2nd। 47 का 2।
फिर देखिए करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, तो ये तो बेटा सबको याद होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर बेटा सबसे बड़ा कौन, COOH। उसके बाद बेटा क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। उसके बाद बेटा एनहाइड्राइड। उसके बाद बेटा एसिड क्लोराइड, सॉरी एस्टर। उसके बाद एसिड क्लोराइड, ठीक है भाई। उसके बाद एमाइड। उसके बाद बेटा आता है आपका CN। उसके बाद बेटा आपका आता है एल्डिहाइड। उसके बाद कीटोन आता है। तो क्लियरली अब जरा मैचिंग करो, ये COOH हाईएस्ट है, यहाँ देखो CnH2 गलत है। सही क्या होता, ये बेटा इसकी जगह पर होता, ये इसकी जगह पर होता, तो पहला बेटा गलत। दूसरा देखो SO3H यहाँ पर है, फिर देखो एसिड क्लोराइड यहाँ पर है, फिर एमाइड, फिर साइनाइड, ये बेटा सही है। फिर देखो एस्टर एसिड क्लोराइड गलत। अगर ये बेटा यहाँ होता, एसिड क्लोराइड पहले होता, एस्टर बाद में होता तो सही था। यहाँ देखो ये सही है, यहाँ पर देखो वंस अगेन गलत है। ये एस्टर तो यहाँ सही है, लेकिन यहाँ बेटा इंटरचेंज कर दें तो सही हो जाएगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर बेटा आपका क्या हो गया, सेकंड। फिर देखिए नर्स्ड इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो नर्स्ड इक्वेशन में बेटा सबसे पहले अलग से Q निकाल लिया करो, जिससे आपको बेटा बार बार इक्वेशन लिखनी नहीं पड़ेगी। Q का फॉर्मूला बोलो Fe डबल प्लस, इसका बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंटू बेटा H प्लस का पावर 4। अब रखो बेटा वैल्यू, ये देखो Fe डबल प्लस 10 की पावर -3 स्क्वायर हो जाएगा तो 10 की पावर -6 हो गया। नीचे बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 0.01 इंटू ये बेटा pH कितनी है 2, तो H प्लस कितना हुआ 10 की पावर -2 की पावर 4। देखो ये 10 की पावर -8, 10 की पावर -10 की पावर -10, ये बेटा 10 की पावर +4 आ जाएगा। ये ओवरऑल 10 की पावर 4 हो गया। तो बेटा log Q क्या हो गया, log 10 की पावर 4, ये बेटा 4 log 10, ये कितना आ गया 4। अब आइए नेक्स्ट इक्वेशन, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल -0.059 अपॉन n log Q। E नॉट सेल देखो बेटा 1.67 दिया है, 0.059, ठीक। इसको बेटा ये n की वैल्यू 4 है, क्यों, यहाँ देखो 0, यहाँ बेटा +2। एक आयरन के लिए चेंज बेटा कितने का है, 2, कितने आयरन है 2, टोटल बेटा 4। log Q log 10 की पावर 4, ये ऑलरेडी हम लोग बेटा सॉल्व कर चुके हैं। माइनस इसको बेटा 0.06 ले रहे हैं, बाई 4 इंटू 4, 4 कैंसिल, ये बेटा इसको घटाओगे तो 1.61 वोल्ट आ जाएगा। 49 का आंसर सेकेंड। फिर देखिए बेटा वंस अगेन गैल्वेनिक सेल का क्वेश्चन है, डेनियल सेल का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो Q का फॉर्मूला बेटा सबको मालूम है क्या होता है, Zn डबल प्लस अपॉन Cu डबल प्लस। ये क्या कह रहे हैं बेटा, Zn डबल प्लस इज 10 टाइम्स ऑफ Cu डबल प्लस, तो ये 10 टाइम्स बेटा Cu डबल प्लस है, तो Cu डबल प्लस बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बेटा ये Q की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो log 10 बेटा कितना होगा, log Q यानी log 10 बेटा ये हो गया 1। अब देखिए
डेल्टा जी का एक्सप्रेशन। तो पहले हम लोग बेटा डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई। तो यहाँ देखो बेटा एन की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस 2f माइनस एन एफ ई होता है, एन एफ ई। तो 2f माइनस 2f हो गया। अब ई सेल होता है, अब ई सेल बेटा क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग क्यू यानी 10। अब देखो बेटा माइनस 2f ई नॉट सेल बेटा कितना है 1.1 प्लस का, फिर देखो माइनस माइनस, यहाँ बेटा आर टी में आंसर है तो इसको ऐसे लिख लो 2.303 आर टी अपॉन एन एफ की जगह 2f हो जाएगा लॉग क्यू, पहले एन एफ ही लिख ले रहे हैं। ठीक, अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ई नॉट सेल बेटा 1.1 रख दिया, यहाँ इनकी वैल्यू 2 रख ले रहे हैं क्योंकि यहाँ रख चुके हैं। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या बचेगा 2.303 आर टी, 2f बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये बेटा log 10 हो गया। तो ये बेटा क्या आया प्लस 2.303 आर टी माइनस 2.2f। तो देखो 2.303 आर टी माइनस 2.2f, 50 का आंसर फर्स्ट। तो बेटा जब भी नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन हुआ करे Q को अलग निकाल लिया करो। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बेटा दिया है यानी डेल्टा टीबी, क्या कह रहा, इस कॉम्प्लेक्स का डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2 टाइम्स है CaCl2 का, 2 इंटू डेल्टा टीबी ऑफ CaCl2। ठीक, तो कह रहा बेटा x की वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं वांट ऑफ फैक्टर निकाल लो। देखो ये भी बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो क्या है सॉल्ट है, तो देखो इस वाले का डेल्टा टीबी क्या होगा I इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी बेटा इसकी कितनी है 0.1, याद इधर देखो 2I इंटू के बी इंटू बेटा मोलैलिटी यहाँ के क्या है 0.05। अब जरा देखो 2 इंटू I की वैल्यू बेटा देखो CaCl2 का कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 100% आयनाइजेशन है, 2 इंटू 3 इंटू के बी इंटू 0.05। तो देखो यहाँ से के बी बेटा कैंसिल, तो I बराबर क्या आया 6 इंटू 0.05 अपॉन बेटा 0.1, कितना आ गया बेटा 3। I इसका कितना आया 3, ठीक है ना। तो बेटा इसका वांट ऑफ फैक्टर 3 है, ठीक है ना। 3 है मतलब एक केटायन 2 एनायन, एक केटायन बेटा 2 एनायन, क्योंकि एक तो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, तो एक केटायन 2 एनायन का मतलब बेटा एक Cl2 2 Cl बाहर रहेगा 2 एनायन के लिए, तो अंदर बेटा क्या बचा एक Cl। क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितनी होती है सबको मालूम है, कितनी होती है बेटा 6, तो एक Cl से हो गया तो NH3 से कितना होगा 5, तो ये बेटा इसका फॉर्मूला हो गया। तो 51 का बेटा 4, चेक कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्टी 51 का 4, फिर से देखो
आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसका डबल है, ठीक है ना, डबल है, मोलैलिटी भी चेंज है। तो देखो इसके लिए हमने लगाया I इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, 2 इंटू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। के बी बेटा क्या कर दिया, कैंसिल, क्योंकि दोनों जगह एक्वस है, सॉल्वेंट वाटर है। फिर बेटा CaCl2 100% आयनाइज है, तो वांट ऑफ फैक्टर बेटा कितना हो गया, 3। तो यहाँ से बेटा हमने इसका वांट ऑफ फैक्टर निकाल लिया, चूंकि ये भी 100% आयनाइज है, तो वांट ऑफ फैक्टर बेटा किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ आयंस के, क्योंकि अल्फा बेटा क्या दिया है, 1, ठीक। तो आपको 3 आयन चाहिए आपके कॉम्प्लेक्स से, तो बेटा 2 Cl आपको बाहर रखने पड़ेंगे, 1 Cl अंदर, 1 Cl अंदर रखा तो Cl के कारण कोऑर्डिनेशन नंबर 1, तो 5 बेटा किससे सेटिस्फाइड होगी, अमोनिया से। अगला देखिए 52, 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड हैज फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ बेटा थोड़ा सा गलत है, या तो यहाँ माइनस कर ले, माइनस होगा, या बेटा यहाँ पर हम लोग डिप्रेशन वर्ड लिख लें, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है तो बेटा माइनस पे आएगा। तो ये हैज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फ्रीजिंग पॉइंट है तो बेटा यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। मोलर डिप्रेशन, तो वंस अगेन बेटा हमें देखो क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमें बेटा ये वाले फार्मूले में जाना पड़ेगा, ठीक। 1 प्लस एल्फा कितने आयन बेटा, 2, 1 प्लस एल्फा। तो अगर बेटा हमको एल्फा निकालना है तो क्या चाहिए, आई के लिए बेटा इधर आ जाओ, डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। बोलो बेटा डेल्टा टी एफ बेटा कितना दिया है, 3.885। आई बेटा निकाल लो, के एफ 1.85, मोलैलिटी बेटा 2 मोलर। यहाँ से आई सॉल्व करो बेटा 1.05 आएगा, यहाँ रखो 1.05 बराबर 1 प्लस एल्फा, एल्फा बेटा कितना आया 0.05, परसेंटेज में बेटा 5%। तो आपका 52 का आंसर फर्स्ट। 53 देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच। तो याद रखो एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा पीएच होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा क्या होगी, पीओएच। हमें क्या लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच। तो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा सबसे ज्यादा होगी उसका पीओएच सबसे ज्यादा। तो हमें बेटा एक तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे टॉप पर रखना है। तो देखो सबसे ज्यादा एसिडिक बेटा कौन होगा, फर्स्ट। चलो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहे हैं, ठीक। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, फर्स्ट। फर्स्ट के बाद देखो ये बेटा बेसिक है, ये न्यूट्रल है। इसके बाद क्या आया, 4 के बाद देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये उसका सॉल्ट है, तो बेटा ये कम बेसिक होगा यानी ज्यादा एसिडिक होगा, थर्ड के बाद बेटा सेकेंड। तो ये ऑर्डर बेटा किसका है, एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो यही ऑर्डर बेटा किसका होगा, पीओएच का, ठीक। तो देख लो कौन सा आंसर है, फर्स्ट, 4, थर्ड, सेकेंड। 53 का सेकेंड। अगला देखिए, देखो बेटा H2O गैस, H2O लिक्विड में जा रही है। इस प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है ना। कंडेंसेशन हो रहा, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही। ये बेटा जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक। हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, सिस्टम से हीट निकल कर सराउंडिंग में जाएगी, तो सिस्टम की इंट्रॉपी क्या होगी, घटेगी, सराउंडिंग इंट्रॉपी बेटा क्या होगी, बढ़ेगी। सिस्टम की बेटा देखो डेल्टा एस बेटा क्या होता है, Q डिवाइड बाई T।
सिस्टम के लिए डेल्टा सिस्टम के लिए बेटा Q क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि लॉस हो रहा। सराउंडिंग के लिए Q क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि गेन हो रहा। तो सिस्टम की बेटा घटेगी, सराउंडिंग इंट्रॉपी बढ़ेगी। और यही बेटा लिक्विड टू वेपर होता, तो लिक्विड से वेपर जाने पे क्या होता है, सिस्टम सराउंडिंग से हीट लेता है। तो अगर वेपराइजेशन है तो सिस्टम की इंट्रॉपी बढ़ती है, सराउंडिंग की घटती है। हमने उसका उल्टा लिया, तो आंसर बेटा थर्ड। फिर देखिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक, क्या दिया है बेटा, इंटरनल एनर्जी चेंज। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज का फार्मूला डेल्टा ई बराबर एन सी बी डेल्टा टी। बोलो बेटा डेल्टा, बस इसमें यूनिट का ध्यान रखना, 5000 जूल है। एन बेटा कितने मोल है, 4। सीवी बेटा निकालना है, डेल्टा टी 500 में 300 घटा दो बेटा 200। तो सीवी बेटा देखो, 2 जीरो कैंसिल हो गई। सीवी बेटा कितना आ गया, 50 डिवाइड बाई 8, 8 छंग 48, 6.25। नेक्स्ट देखिए, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, दैट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NH3। गलत बेटा, होता क्या है, ये NF3 है, इसके डाइपोल की डायरेक्शन ये है, ये बेटा F है, ये बेटा F है, ये बेटा F है। इसके डाइपोल की डायरेक्शन बेटा ये है, ठीक। और NH3 में बेटा ये हुआ एक H, एक H, एक H। तो देखो इसके डाइपोल की डायरेक्शन ये, तो इसमें देखो NH3 में चारों डाइपोल की डायरेक्शन एक तरफ है, इसमें देखो अपोजिट है, इसलिए NH3 का डाइपोल मोमेंट PS3 से, सॉरी NF3 से ज्यादा होता है। NH3 का NF3 से ज्यादा, तो नेट डाइपोल मोमेंट NF3 इज ग्रेटर देन NH3, गलत, ठीक। अब जरा स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट, अब जरा स्टेटमेंट 2 है, इन NH3 ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर एंड डाइपोल NH इन अपोजिट डायरेक्शन, गलत। देखो सेम डायरेक्शन में, NH3 में सेम डायरेक्शन में होता है, NF3 में अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जबकि यहाँ देखो उसका उल्टा लिखा है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो देख लो बेटा, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, थर्ड। अब देखो बेटा 57, मैचिंग है तो सबको आता है। टी शेप किसका होता है बेटा, ClF3, तो A का थर्ड। ट्रायगोनल प्लेनर BF3, तो B बेटा 4 हो गया। XCF4 बेटा क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, तो C बेटा क्या हो गया, फर्स्ट। सीसा शेप बेटा किसका होता है, SF4 का, तो D का बेटा क्या हो गया, सेकेंड। देख लो कौन सा आंसर है, थर्ड, फोर, फर्स्ट, सेकेंड। फिर देखो बेटा मैचिंग का है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखो यहां पर अपोजिट फेस में है, साई ए माइनस साई बी। तो जब अपोजिट फेस में होता है तो कौन सा ऑर्बिटल बनता है, एंटी बॉन्डिंग। तो ए का बेटा क्या हो गया, थर्ड। म्यू को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी, ये बेटा डाइपोल मोमेंट, बी का फर्स्ट। एन बी माइनस एन ए को क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। और यहाँ देखो साई ए प्लस साई बी सेम फेस में है, तो इसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो देख लो बेटा कौन सा आंसर, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का बेटा 4 और डी का बेटा सेकेंड। थर्ड आंसर करेक्ट है। 59 बॉन्ड ऑर्डर, देखो यहां पर बेटा C2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 12, 2 और हो गए 14। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना होगा, 3। यहां देखो बेटा 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितने हैं, 2।
और इसमें बेटा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको मालूम है, रटा हुआ है। तो ये बेटा क्या होगा, पैरा। सिमिलरली देखो N2 डबल माइनस, यहां पर भी 16 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना होगा 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, यहां बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 18, ठीक है। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। अब देखो बेटा, डायामैग्नेटिक एंड हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। यहां देखो बॉन्ड ऑर्डर बेटा 3 है, तो यहां पर भी देखो जरा 14 इलेक्ट्रॉन अगर आप भरोगे तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। तो देखो जरा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो यहां देखो सब पेयर्ड है। तो ये क्या है, डायामैग्नेटिक। ये भी बेटा क्या है, डायामैग्नेटिक, ठीक है ना, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब देखो बेटा क्या पूछ रहा है, डायामैग्नेटिक फर्स्ट एंड 4, लेकिन इसका और आपको मालूम है बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड लेंथ के। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ बेटा कम। 59 का फर्स्ट। चलिए, डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ थर्ड एंड 4 ऑर्बिट। देखो बेटा, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 n स्क्वायर बाई z। अब आइए जरा, पहले क्या है, Li डबल प्लस, तो Li डबल प्लस का R डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड 4, ठीक है ना। तो चलिए R3 माइनस R4 निकालते हैं। R3 बेटा क्या होगा 0.529, लिथियम का Z बेटा कॉमन हो गया 3, ठीक है ना। ये बेटा क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब जरा बेटा हम He प्लस का निकालें, R3 माइनस R4, तो ये बेटा क्या होगा 0.529 बाई 2, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। इसमें तो कोई चेंज हमने किया ही नहीं है, थर्ड 4 वो भी थर्ड। अब डिवाइड कर दो बेटा, डिवाइड करोगे तो डेल्टा R1 अपॉन डेल्टा R2, ठीक है ना। इसको इन्होंने बेटा क्या बोला है, डेल्टा R1, इसको क्या बोला है, डेल्टा R2। डिवाइड कर लो बेटा, तो डिवाइड करोगे तो देखो बेटा 0.529 कैंसिल, ये ब्रैकेट कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 2/3। तो 60 का आंसर सेकेंड। 61, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कौन फॉलो नहीं कर रहा, तो देखो बेटा आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 6 लोन पेयर ले रहा बेटा 12, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा यहाँ क्या है +3, तो -3 कर दिया बेटा 35। तो देखो ये फॉलो बेटा नहीं कर रहा। यहाँ देखो 26, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा ये भी कितने ले रहा 12, ऑक्सीडेशन नंबर -2, ये बेटा 36, ये रूल को फॉलो कर रहा। कॉपर बेटा 29, ऑक्सीडेशन यहाँ बेटा देखो कितना ले रहा 8, ऑक्सीडेशन नंबर 2 35, ये भी बेटा फॉलो नहीं कर रहा। तो फॉलो ना करने वाले बेटा 2। फिर देखिए बेटा FeH2O का होल 6+2, ये देखो बेटा 3d6 है। अगर इसका बेटा आप वो लिखोगे कोई पेयरिंग नहीं होगी, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, ठीक है ना। यहां पर देखो 3d6 4s2 बेटा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, ठीक। पेयरिंग हो जाएगी तो बेटा ये क्या हो जाएगा 3d8,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें क्या होगा, 0। ठीक। अब जरा इसमें देखो, यहां ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +4 है, तो इसको अगर आप देखो तो ये बेटा क्या है, 3d6 4s2 बेटा ग्राउंड स्टेट हुआ। जब बेटा करोगे तो ये कितना बचेगा, 3d4। अब देखो यहां बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, ठीक है ना। तो आपको बेटा 2d खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो ये 4 बेटा केवल इसमें जाएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि Cn बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हुए, 2। और इस वाले में देखो 3d6 4s2 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या है, +3, तो ये 3d5 नो पेयरिंग। तो यहाँ बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसको भरोगे तो बेटा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ इसमें बेटा कितने हो गए, 5। तो देख लो बेटा सबसे ज्यादा किसमें हो गया, 4। 4 के बाद बेटा किसमें आएगा, फर्स्ट। 4 के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद बेटा एक मिनट, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है ना, तो इंक्रीजिंग में सबसे पहले बेटा सेकंड आएगा क्योंकि इसमें 0 है। उसके बाद देखो 2 वाला आएगा क्योंकि ये 0 है, ये 2 है। फिर बेटा देखो फर्स्ट में कितने हैं, 4, और फोर्थ में कितने हैं, 5। 62 का आंसर थर्ड। अब जरा देखिए अगला 63, रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन, तुरंत याद आ गया होगा बेटा, HVZ रिएक्शन। बाकी इन सबको भी याद रखो, हुंस डीकर रिएक्शन, सिमेट्री रिएक्शन बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी एमीन डी कार्बोक्सिलेशन, एसिड के सॉल्ट का बेटा हम लोग क्या बनाते हैं, एल्केन। अगला देखिए फिनॉल की रिएक्शन NaOH से क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। जब CO2 से बेटा आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो यहाँ क्या बनता है, OCOONA। फिर बेटा ये रीअरेंज होता है, यहाँ पर बेटा क्या आ जाता है, ONA, यहाँ पर बेटा क्या आएगा, COOH। फिर इसका जब आप एसिडिफिकेशन करते हो तो बेटा आपका OH ग्रुप रिटेन हो जाता है, ये आपका बेंजोइक सैलिसिलिक एसिड। 65 देखो बेटा एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से, तो ये बेटा एल्काइल एलाइड बना, इसकी रिएक्शन KCN से कराओगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या बनेगा, साइनाइड नाइट्राइल। और आप सबको मालूम होना चाहिए नाइट्राइल, बेटा शॉर्टकट याद रखो, नाइट्राइल ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं।
अब 2 R डिसाइड करना है, एक R बेटा किसका, नाइट्राइल का, और एक R किसका बेटा, ग्रिग्नॉट का। तो ये हो गया ब्यूटेनोन 2। फिर देखिए, आप सबको मालूम होना चाहिए, रट लीजिए, 99.9% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लेती है, 10 हाफ लाइफ। 93.75 में कितना लेती है, 4 हाफ लाइफ। डिवाइड कर दो बेटा, T 99.9 अपॉन T 93.75, 10/4 2.5। आंसर बेटा सेकेंड। 67 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट वोलेटिलिटी, हाईएस्ट वोलेटिलिटी मतलब लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आप सबको मालूम है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन इसका बेटा NH3 एक्सेप्शन है। NH3 एक्सेप्शन बेटा क्यों है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट बेटा किसका होगा, PH3 का, ठीक है ना। फिर बेटा किसका होगा, ASH3 का, ठीक है ना। इससे ज्यादा बेटा NH3 का होता है, इससे ज्यादा बेटा आपका SbH3 का होता है, इससे ज्यादा बेटा किसका होता है, BiH3 का, ठीक। तो ये बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। तो चूंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या है, लोवेस्ट, इसलिए इसकी वोलेटिलिटी क्या होगी, हाईएस्ट। NH3 बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर देखो, as we go from SO2 to TO2 reducing property decreases, सही है बेटा। SO2 में सल्फर +4 है, सल्फर +4 से +6 में जाना पसंद करता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि ये वाले बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे जैसे नीचे जाते हो तो हायर की स्टेबिलिटी बेटा घटती है, लोअर की बढ़ती है, तो ये लोअर में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते, रिड्यूसिंग का काम करना बेटा पसंद नहीं करते। तो पहला बेटा सही है। डाई ऑक्सीजन देखो बेटा, O डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, और बेटा ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों p ऑर्बिटल में एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक बेटा पाई बॉन्ड। तो ये भी बेटा आपका सही है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डायरेक्ट पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सही है बेटा। अभी हम लोगों ने लिखा था सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz पाई 2px बराबर पाई 2py। फिर बेटा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। अब जरा O2 के 16 भरो, 2 4 6 8 10 12 10 हो गया, 12 14 15 16। तो देखो बेटा एंटी बॉन्डिंग में है, बिल्कुल सही। तो इसके बेटा तीनों सही है, तो 68 का थर्ड। तो ये बेटा हमने अपने पोर्शन के अप टू 68 तक बेटा आपको डिस्कस कर दिया। जय हिंद प्यारे बच्चों। और अभी तक आपने विजय सर के साथ फर्स्ट 23 क्वेश्चन डिस्कस किए, यानी क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 68 तक। अब आगे के क्वेश्चन मैं यानी संजीव भाटी आपको डिस्कस करूंगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 में बेटा देखिए क्या कह रहा है। मुझे एक कन्वर्जन दे रहा है CH3CH2OH है हमारा, और बेटा ये जब कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो आपको मालूम है कि कॉपर के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो कॉपर के साथ रिएक्ट करने पर ये 300 डिग्री सेल्सियस पे डीहाइड्रोजनेशन करेगा, और डीहाइड्रोजनेशन करेगा तो यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्म होगा। तो डीहाइड्रोजनेशन कर देते हैं हम लोग यहाँ पे,
कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर डिहाइड्रोजनेशन किया, ये बन गया CH3CHO, CH3CHO, यानी कि एसिटल्डिहाइड बन गया। अब इस एसिटल्डिहाइड पे डाइल्यूट NaOH है और हीट है, यानी ये एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ हमारा इशारा कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन में इसके 2 मोल लेके जाएंगे, और जब 2 मोल लेके जाएंगे डाइल्यूट NaOH के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH ये यहाँ पे हमको आपका देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH मिल गया है, और ये हमारा B हो गया है, और ये हमारा A था। अब हम लोग यहाँ पे LiLH4 आप जानते हो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो LiLH4 के साथ रिएक्शन कराइए, और LiLH4 क्या करेगा, LiLH4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, CHO को CH2OH ग्रुप में बदल देगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH ये बन जाएगा आपका। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन मैच करते हैं तो सेकंड ऑप्शन देखिए, 4 कार्बन है यहाँ पे, यहाँ भी 4 कार्बन है, OH है, OH है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग ने यहाँ पे ये सोच लिया है कि जो रेट है वो रेट इक्वल टू है K A की पावर X और B की पावर Y, और मुझे X और Y को निकालना है। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे, आप B को कांस्टेंट करिए 0.1 0.1, अब यहाँ से देखिए 0.1 से 0.4 हो रहा, यानी कंसंट्रेशन A की 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर देखिए रेट भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा। अगर कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज हो और रेट भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो, तो इसका मीन्स है कि पावर 1 होगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगी, तो X की जगह पे 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कांस्टेंट करेंगे, यानी A को कांस्टेंट करेंगे, मोलर कंसंट्रेशन को 0.3 0.3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डबल हो रहा, 0.2 से 0.4 हो रहा। अब ये देखिए 12 4 48 होता है, 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3, यानी कंसंट्रेशन डबल की तो रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। इसका सेंस क्या हुआ कि जो पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस 2 होनी चाहिए। तो अब हम लोग इसको मैच करेंगे अगर यहां से, तो A की पावर 1 और B की पावर 2, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, R1/R2 इक्वल टू A1/A2 की पावर X एंड B1/B2 की पावर Y, ऐसे आपको कंपेयर करना होगा। अब आप क्या करिए, आप B को जो कांस्टेंट किया था पहला एक्सपेरिमेंट था, R1/R2 इक्वल टू, अब R1/R2 हम लोग वैल्यू पुटअप कर ले रहे हैं। देखिए हमने B को कांस्टेंट किया, अभी R1 क्या है 1 × 10 टू द पावर -3, और यहां पर कितनी है 4 × 10 टू द पावर -3। अब A की कंसंट्रेशन पहले क्या थी 0.1, बाद में क्या थी 0.4, पावर क्या थी X। B की पहले कंसंट्रेशन क्या थी 0.1, बाद में क्या थी 0.1। अब इसको कैंसिल करिए, तो कैंसिल जब आप करेंगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0.1 0.1 1 आ जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब ये देखो ये यहाँ पे 4 टाइम्स है, यहाँ भी 4 टाइम्स है, 10 टू द पावर -3 10 -3 कैंसिल हो गया। अब मुझे क्या मिल गया 1/4 इक्वल टू 1/4 की पावर X, तो ये X की क्या होनी चाहिए वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसलिए X 1 आ गया, तो A की पावर 1 आ गई। सेम पैटर्न पे आप सेकेंड एक्सपेरिमेंट जब B को आप चेंज करें और A को कांस्टेंट कर दे कर सकते हैं, तो उम्मीद है आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पहचानना। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पहचानने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं।
अगर डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो वो वीकेस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो ये तो वीकेस्ट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई। अगर डीलोकलाइजेशन नहीं है तो फिर सेकंड नंबर पे जैसे यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो सेकंड फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। इसका हाइब्रिडेशन देखिए क्या है, sp2 है, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 है। और जो sp हाइब्रिडाइज होता है वो सबसे कम बेसिक होता है डोनर एटम, sp2 उससे ज्यादा बेटर होता है और sp3 सबसे ज्यादा बेटर बेस होता है। उस हिसाब से देखें तो ये सेकंड नंबर पे आ गया, यानी कि 4 से ज्यादा बेसिक होगा 1 और 1 से ज्यादा अब ये सेकंड और थर्ड में कोई एक होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो ऑक्सीजन है ये -I इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो -I बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है और यहाँ पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए 1 से ज्यादा सेकंड होगा और सेकंड से ज्यादा थर्ड होगा, इसलिए सही आंसर थर्ड हो जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा गया था, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय वेट रेशियो दिया हुआ और मुझे पार्शियल प्रेशर को कंपेयर करना, तो ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इसको ऐसे करेंगे अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इनटू टोटल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर तो सेम होगा तो टोटल प्रेशर को तो कैंसिल कर दो, मोल फ्रैक्शन का रेशियो लेना है, तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल ऑफ H2 अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल मोल अपॉन मोल ऑफ O2, इसलिए टोटल मोल्स भी अब कैंसिल कर दीजिए, टोटल मोल्स भी कैंसिल हो गए। अब बचा हमारे पास मोल ऑफ H2 अपॉन मोल ऑफ O2। मोल मीन्स होता है वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट अपॉन मोलर मास ऑफ N2 नहीं H2 अपॉन वेट अपॉन मोलर मास ऑफ O2, तो जब वो अपॉन को मल्टीप्लाई में लाओगे तो मोलर मास अपॉन वेट ऑफ O2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे आइए और देखिए कि वेट ऑफ H2 कितना परसेंट था, मतलब क्या रेशो था, 7 था, तो यहाँ 7 लिख लिया। H2 का मोलर मास क्या है, 2 है, मोलर मास ऑफ O2 क्या है, 32 है, और वेट ऑफ O2 कितना रेशो में दिया, 28 दिया गया। अब कैंसिल करिए, 2 का 16 टाइम्स जाएगा यहाँ पे 32 में और 7 का 4 टाइम्स जाएगा, 16/4 दैट मीन्स 4/1, तो जो रेशो होगा पार्शियल प्रेशर का वो 4:1 होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन सही होगा 72 का। तो 72 का हम लोग ने फोर्थ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए ये कन्वर्जन है, कई बार आपने किया हुआ है। सबसे पहले हमको ए बी सी पहचानना है, ए को सबसे पहले, फिर बी को, फिर सी को, और इन अबव रिएक्शन ए क्या है, ए क्या है, इन तीनों में पता करना। तो ये देखो ए में क्या हो रहा है कि जो OH है, यहाँ ये हाइड्रेशन है, एक तरह का हाइड्रेशन है, और इसमें OH हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन शो कर रहा है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन तभी होगा जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो, तो ए की जोड़ी बनेगी सेकंड के साथ। फिर बी देखिए, बी में क्या हो रहा है कि मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, तो भाई साहब बी बनेगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से, OM-DM से, तो ये आ जाएगा, बी बन जाएगा थर्ड के साथ। और सी में क्या हो रहा है कि ये मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है विद रीअरेंजमेंट हो रहा, आप लोग को अच्छे से याद होगा ये
तो ये नॉर्मल हमारा हाइड्रेशन होता है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। तो सी के साथ फर्स्ट आएगा। तो मुझे ए बी सी ढूंढना है, तो ए बी सी में पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। विच इज द सेकेंड मोस्ट, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ सेकेंड मोस्ट दे दिया, कहीं जल्दबाजी में मोस्ट स्टेबल मत ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग की आदत होती है या तो मोस्ट स्टेबल या लीस्ट स्टेबल ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ एग्जामिनर ने ट्विस्ट डाल दिया, सेकेंड मोस्ट डाल दिया। तो अब देखो क्या होगा, ये देखिए, ये कार्बोकेटायन है, ये एन के पास लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग लगेगी, काफी अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इसमें यहाँ पर कार्बोकेटायन में बैक बॉन्डिंग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 9 अल्फा एच है, तो इसको भी स्टेबिलिटी मिलेगी। इस वाले कार्बोकेटायन के पास केवल 2 अल्फा एच है, तो ये तो काफी कम स्टेबल हो गया। और इस वाले के पास बैक बॉन्डिंग भी है और 6 अल्फा एच भी है, तो सबसे कम स्टेबल फोर्थ है, उससे ज्यादा स्टेबल सेकंड है, उससे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट है, और उससे ज्यादा स्टेबल थर्ड है। क्योंकि थर्ड के पास बैक बॉन्डिंग भी हो रही है, अगर कार्बोकेटायन के बगल वाले एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कार्बोकेटायन के बगल वाला एटम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो समझ जाना बैक बॉन्डिंग लग रही है और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो फोर्थ से ज्यादा सेकंड, सेकंड ज्यादा फर्स्ट, फर्स्ट से थर्ड, और अपन लोग को मांगा क्या गया है, सेकंड मोस्ट स्टेबल, तो कौन होना चाहिए, फर्स्ट। तो सही ऑप्शन फर्स्ट होगा, कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में मोस्ट स्टेबल लगाया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है अब 73 में देखो, मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पर देखो कीटोनिक ग्रुप है, एल्केन में बदल रहा है, तो ये तो या तो वुल्फ किस्टनर रिडक्शन होगा या क्लीमेंसन होगा। तो वुल्फ किस्टनर रिडक्शन या क्लीमेंसन या फिर रेड फास्फोरस HI, यही तीन होते हैं इसमें। तो इसमें ये रेड फास्फोरस HI से मिल जाएगा, AS के साथ जोड़ी बनाएगा, AS के साथ केवल एक ऑप्शन बना रहा है थर्ड में, तो मुझे लगता है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। फिर भी आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखो ये एल्किल हैलाइड है, एल्कीन में बदल रहा है, यानी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है, तो KH एल्कोहलिक लेना चाहिए, तो B के साथ R आ जाएगा, तो B के साथ यहाँ पे R आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन में बदल रहा है, और ये हमारा बेंजोइक एसिड बेंजीन बदल रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इसका मीन सोडा लाइम का यूज होगा, तो C और P आ जाएगा, तो C P भी मैच हो गया। अब ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा एल्किल ब्रोमाइड है, और एल्किल ब्रोमाइड के डबल कार्बन का एल्कीन बन रहा है, यानी ये वुड्स रिएक्शन है, तो Na ईथर के साथ आ जाएगा, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर सोडियम टेट्राथानेट Na2S4O6 में निकालना। अब Na2S4O6 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सही तरीका ये है कि आप इसका स्ट्रक्चर जानते हो, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, और इसमें सभी बच्चों को पता होगा कि ये जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यहाँ पे इसकी +5 होती है, +5 होती है, 0 होती है, 0 होती है, +5 होती है, +5 0 0 +5। अब निकाला कैसे गया है आप चाहो तो देख सकते हो, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल बॉन्ड किया से इस पे -2 आएगा, इस सल्फर पे +2 आएगा, नीचे वाले ऑक्सीजन -2 आएगा, +2 आएगा, ये सिंगल बॉन्ड है, O की तरफ -1, S की तरफ +1, टोटल आ गया +5। इस S के दोनों तरफ सल्फर सल्फर है, सेम एटम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिफरेंस 0 है, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ +5 आएगा। अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ। इसमें दिया है कि ऑक्सीडेशन पर सल्फर की +2 होती है, गलत बात हो गई, +2 एंड +3 होती है, गलत बात हो गई, +2 +3 गलत बात हो गई, +5 0, हाँ +5 0 होती है। आगे लिख रहा 2 सल्फर की +5 है, अदर 2 सल्फर की 0 है, इसलिए हम लोग फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। एक कन्वर्जन आया है, ये प्रोपेनॉल 2 है, प्रोपेनॉल 2 बनाया हम लोग ने, ये सर देखिए हमारा प्रोपेनॉल 2 है, और इसमें हमने माइल्ड ऑक्सीडेशन कराया, जैसे PCC या फिर PDC से हम लोग करा दें, और जब हमने माइल्ड ऑक्सीडेशन कराया तो ये बच्चा कीटोन में बदल जाएगा, यानी प्रोपेनोन में या एसीटोन में बदल जाएगा।
अब इसका हम लोग ने ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्शन कराया और ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्शन कराया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो भैया क्या हो जाएगा C2H5 MgBr और हाइड्रोलिसिस में तो ये जो कीटोन है इसका जो O है उस पे आप जोड़ दीजिए H और जो C है उस पे जोड़ दीजिए C2H5, ये बन गया C2H5। अब आप नंबरिंग कर लीजिए इसकी क्योंकि नेमिंग करनी है, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये 3, 4, तो 2 पे आपका अल्कोहल लगा, 2 पे ही एक मेथिल ग्रुप छूट रहा, तो ये 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल होगा, तो 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल थर्ड ऑप्शन में आ रहा, तो 77 का हम लोग थर्ड ऑप्शन करेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? आइडोफॉर्म टेस्ट वो देता है जिसके पास CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है या फिर CH3COH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये लोग हमारे आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इसके पास CH3CH2 के साथ CHO है, ये नहीं होगा, CH3C डबल बॉन्ड O है, CH3COH है, CH3CHOH है और CH3CO ग्रुप है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में जा रहा, तो ये नहीं शो करेगा। अगर जो CH3CO में यहाँ पे जो ग्रुप है इस ग्रुप के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, अगर ये लोन पेयर है तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि रेजोनेंस लगने लगेगा, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो अब देखो बच्चा किस में हो रही है, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। नेम एंड कैटालिस्ट, यहां पे देखिए ये बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजल्डिहाइड बन रहा है, रोजेनमुंड रिडक्शन है, पैलेडियम BaSO4 का यूज होगा। स्टीफन रिएक्शन नहीं, रोजेनमुंड रिडक्शन, SnCl2 नहीं, रोजेनमुंड रिडक्शन, PdBaSO4 यूज हो रहा है, सही, बिल्कुल सही, थर्ड। मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस निकालनी है, NiOH होल ट्वाइस आपने ले लिया, Ni2 प्लस 2OH माइनस, मान लीजिए सॉल्युबिलिटी S है तो ये S हो गया, ये 2S हो गया, और 0.1 मोलर BaOH होल ट्वाइस में हम लोग ने इसको लिया है, तो ये Ba2 प्लस और 2OH माइनस। अब यहां पर BaOH होल ट्वाइस 0.1 मोलर था, तो एक BaOH होल ट्वाइस टूटेगा तो 2 OH माइनस मिलेंगे, तो यहां पर 2 इंटू 0.1 हो जाएगा। अब चलिए KSP वाला फॉर्मूला लगाइए, तो KSP इक्वल टू हो जाएगा Ni2 प्लस की मोलर कंसंट्रेशन OH माइनस की पावर 2 S मल्टीप्लाई बाय 2S प्लस 0.2 की पावर 2, और यहाँ KSP कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। इस 2S को इसके आगे नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो ये सॉल्युबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 और ये 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.2। अब आप क्या करिए, अब आप यहां पर ये यहां से डिसिमल हटाइए, यहां से डिसिमल हटाइए, यहां पे 100 कर लीजिए, ये 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, इस 2 से इसको 50 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये 80 का हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोपाइल बेंजीन बना लेते हैं, ये बेंजीन है और इस पे ये प्रोपाइल ग्रुप लगा है, ये प्रोपाइल बेंजीन है। अब इसमें कह रहा है कि ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ब्रोमीन की रिएक्शन होगी HNu के साथ रिएक्शन होगी, तो जब ब्रोमीन की रिएक्शन होगी HNu के साथ, तो अब यहां पर
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा, ये बेंजिल फ्री रेडिकल बनेगा। ये फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन यहीं पर हो जाएगी और मुझे यहाँ पे मिल जाएगा CH2Br CH2CH3, ये मिल जाएगा। अब ये किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटीज। तो इसमें देखो ये ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, तो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा, तो इसलिए सेकेंड की सबसे ज्यादा होगी। फिर पैरा नाइट्रो में -R की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ सेकेंड नंबर पे आ जाएगी। फिर मेटा में -I लगेगा और थर्ड नंबर पे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगी, और फिर केवल बेंजोइक एसिड की लास्ट में आ जाएगी। तो सबसे ज्यादा सेकंड, उससे कम थर्ड, उससे कम फोर्थ, उससे कम फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 82 का ऑप्शन नंबर 3 हम लोग ने सही कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम। मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला होता है 1000 इंटू मोलैरिटी, फिर 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो 1000 इंटू मोलैरिटी कितनी दी गई है 3, और 1000 इंटू डेंसिटी क्या 1.25, मल्टीप्लाई करोगे 1250 आएगा, और 3 इंटू मोलर मास। मोलर मास किस कंपाउंड का है, NaCl का। मोलर मास क्या फॉर्मूला मास होगा 58.5, तो 58.5 ये 3000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 इंटू 58.5, 3 इंटू 58.5 और माइनस कर देंगे इसको 1250 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1074.5, और इसको हम लोग 3000 से डिवाइड कर लेंगे। 1074.5, तो ये आ जाएगा 2.79। NCERT का क्वेश्चन है, 2.79 सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, एन आयन विद मास नंबर 37, ठीक है, मास नंबर यानी एटॉमिक मास से 37 है, हैज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज इफ द आयन कंटेन 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। तो चलो भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने x मान ली। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या x मान ली तो न्यूट्रॉन की संख्या हो गई x प्लस 0.111x, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ये 11.1% यानी 11.1/100 ज़्यादा है x का, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और अगर प्रोटॉन की बात करोगे तो प्रोटॉन हो जाएगा x-1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से एक ज़्यादा होगा, बिकॉज ये निगेटिव 1 यूनिट का चार्ज लिया हुआ है। जैसे Cl है तो Cl का प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन 18 होगा। तो अब ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग को पता है कि A इक्वल टू एटॉमिक मास इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो अब बच्चा यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है x प्लस 0.11 x प्लस प्रोटॉन कितना है x-1, और ये बराबर कितना आएगा 37। तो यहाँ पर x और x 2x और ये 2.11x इक्वल टू -1 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा 38। तो x बराबर आ जाएगा 38/2.11, तो x बराबर आ जाएगा 18 सॉल्व करके। तो प्रोटॉन बराबर हो जाएगा 17। प्रोटॉन मतलब x-1 यानी 18 - 1 17, 17 मतलब Cl। तो ये हो जाएगा थर्ड एलिमेंट पहचानना था। Which of the following statement is incorrect about chemical equilibrium? Chemical equilibrium is attained whether we start with reactant और प्रोडक्ट। ये सही है। इक्विलिब्रियम दोनों तरफ से आ सकता है, रिएक्टेंट की तरफ से भी और प्रोडक्ट की तरफ से भी।
तो ये बात सही है, वो हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है, रिएक्शन दोनों साइड चलती रहती है इक्विलिब्रियम पे भी। केमिकल इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन में तभी आएगा जब ये क्लोज कंटेनर में हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर ये ओपन कंटेनर में हो रहा है तो CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और रिएक्शन बैक नहीं जा पाएगी। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट बिकम सेम, ये बात गलत हो गई क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट होता है, सेम नहीं होता, और यही गलत बात ही हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ लेफ्ट से राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है, तो कार्बन से कम नाइट्रोजन होगा और फॉस्फोरस से कम सल्फर होगा। अगर ग्रुप बदलेगा अगर पीरियड बदलेगा तो जिसका ज्यादा पीरियड है उसका साइज बड़ा होगा, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस में फॉस्फोरस का बड़ा होगा। तो अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉस्फोरस से कम सल्फर से कम कार्बन से कम नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा फॉस्फोरस, यानी 4th ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है 87। यहाँ पे हमको बताना है कि 3D2 किसके पास होगा। तो 3D2 की अगर हम लोग बात करें, स्कैंडियम, स्कैंडियम के पास 3D1 आता है अगर स्कैंडियम में +2 आ जाए, क्योंकि 3D1 4H2 होता है। तो टाइटेनियम से स्टार्ट कर लो, तो टाइटेनियम पे +2 आ जाएगा, तो ये 3D2 हो जाएगा। और टाइटेनियम के बाद कौन आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम में तो 3+ अगर लाओगे, क्योंकि वेनेडियम का कॉन्फिगरेशन होता है 3D3 4H2, तो अगर +2 लाओगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 3D3 हो जाएगा। तो एक एक बस चार्ज बढ़ाते जाओ लगातार, तो 2 मिलता जाएगा। एक टाइटेनियम निकाल लिया, सब निकाल लोगे। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैग्नीज। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4th। कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विच पेयर ऑफ आयन इज कलरलेस। कई बार आपको बताया है 3D सीरीज में 5 आयन ऐसे हैं, Cu+1, Zn2+, Sc3+, Ti4+, V5+, जो डायामेटिक होते हैं और कलरलेस होते हैं। इसमें Cu+1 और Zn2+ के पास D10 होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम के पास D0 होता है, इसलिए ये लोग कलरलेस होते हैं और डायामैग्नेटिक होते हैं। डायामैग्नेटिक है तो ऑब्वियस बात है मोस्टली कलरलेस होंगे। ऑल डायामैग्नेटिक आर नॉट अ कलरलेस बट मोस्टली डायामैग्नेटिक आर द कलरलेस। तो D10 और D0 इस हिसाब से इनमें लिस्ट में ढूंढ लो। Mn का 2+ यहाँ है नहीं तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, फेरिक है नहीं ये ऑप्शन हो नहीं सकता, Zn2+ है और Sc3+ है, इसलिए ऑप्शन यही सही हो गया। और यहाँ पे भी Cu2+ है, यहाँ Cu+1 चाहिए था तो ये हो नहीं सकता। 88 का 3rd हो गया। 89 में जाएंगे। देखिए ये हमारा MAA होल ट्वाइस B2 को फॉलो कर रहा, ये हमारे 3 आइसोमर बनाएंगे। पहला होगा हमारा सिस-D या सिस+, दूसरा होगा हमारा सिस- और तीसरा होगा ट्रांस। तो ये 3 आइसोमर बनाएगा, 3rd ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, कौन सी बात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए सही है और उसमें विदाउट नेगेटिव साइन लेना है। तो सबको मालूम है क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है अपने ग्रुप में, सेकंड नंबर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। और ऑक्सीजन की स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से अपने ग्रुप में सबसे कम होती है। ये भी सही, ये भी सही, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड सही। तो इस तरीके से बच्चों हमने अपने पार्ट के सब क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद है समझ पाए होंगे। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।